अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम EMT 2 में जो है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट नॉर्मल इंसिडेंट जो है वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसमें हमने करना क्या है कि हमारे पास कोई कंडक्टिंग मीडिया है और EM वेव जो है वो उसमें ट्रैवल करती हुई आ रही है नॉर्मल एंगल पे, ठीक है। तो हमने जो है उसकी रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। इससे पहले कि हम जो है वो मेन टॉपिक की तरफ आएँ, थोड़ा सा हम प्रीवियस देख लेते हैं, क्योंकि जो हमने इक्वेशंस लिखनी है वो उसी को देखते हुए लिखनी है, ठीक है। हमने पहले डिस्कस किया था कि एक जो EM वेव है वो लॉन्ग एक्स एक्सिस डायरेक्शन जो प्रोपागेट कर रही है, तो हमारे पास उसके लिए जो फील्ड बनती है वो कुछ इस तरह से है 1D के लिए, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन बनती है वो E=EM sin kx माइनस ओमेगा टी, और इसी तरह जो B के लिए बनती है वो BM sin kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है। जो हमारे पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम जो है वो 1/VEM भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे V क्या है, ठीक है। पहले जो हमने देखा था, अगर आपको याद हो तो हमने निकाला था कि EM/BM=C, ठीक है। एक हमने रिलेशन ड्राइव किया था EM/BM=C, ठीक है। और यहाँ पे हमने C कहा था कि ये हमारे पास जो है वो वेलोसिटी है हमारे पास EM वेव की, ठीक है। तो वो हम बात कर रहे थे फ्री स्पेस के अंदर, लेकिन चूंकि अब जो हमारे पास EM वेव है वो ट्रैवल कर रही है किसी मीडिया के अंदर, तो आपको पता है जब मीडिया में ट्रैवल करती है तो वेलोसिटी इफेक्ट होती है, तो अब जो हमारे पास वेलोसिटी होगी वो V होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो V है वो बेसिकली वेलोसिटी है हमारे पास EM वेव की। अगर हम BM की ये वैल्यू पुट करें इस इक्वेशन में, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए इक्वेशन आएगी वो B=1/V EM sin kx माइनस ओमेगा टी आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास आ गई, मतलब कि एक ये वाली इक्वेशन, ठीक है, और एक हमारे पास ये वाली इक्वेशन। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको पता है कि एक्सपोनेंट को जब हम जो है वो ओपन करें तो हमारे पास साइन और कॉस की फॉर्म में ही आता है, ठीक है। तो हमारे पास जो E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है, इसको हम E=EM e⁻kx माइनस ओमेगा टी, और इसी तरह जो B है B=1/VEM e⁻kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन इक्वेशंस को लेते हुए हमने जो है आगे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो जो है वो मीडियाज़ हैं जिसके अंदर हमारी जो वेव है उसने प्रोपागेट करना है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो दो मीडियाज़ हैं। इसको जो है हम 1 कह देते हैं, इसको जो है हम 2 कह देते हैं। मीडिया से मुराद है कि वो मटेरियल जिसके अंदर जो हमारी वेव है वो प्रोपागेट करती हुई आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास जो फर्स्ट मीडिया है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N1 होगा, ठीक है। और जो हमारे पास मीडिया 2 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 होगा। इसी तरह जो वेव मीडिया 1 में ट्रैवल करेगी उसकी वेलोसिटी V1 होगी, और जो वेव मीडिया 2 में ट्रैवल करेगी उसकी वेलोसिटी V2 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो लेट से हम कह लेते हैं ये हमारे पास कोई भी इंसिडेंट वेव है, ठीक है, आई कोई इंसिडेंट वेव आई है, और वो जब ये हमारे पास जो लाइन है ना सेंटर में परपेंडिकुलर, ये एक्चुअली दोनों मीडियाज़ के दरमियान की बाउंड्री है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास बाउंड्री है। तो वेव जो है वो नॉर्मल एंगल पे आई है, ये इंसिडेंट एंगल है, और इसने मतलब जो हमारे पास नॉर्मल एंगल पे आ रही है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट के लिए है उसको हम EI से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब जब इस बाउंड्री के साथ जो वेव है उस टकराई है, तो कुछ जो पार्ट है वो ट्रांसमिट हो गया, मतलब अगर ये वाला जो पार्ट है हम कह देते हैं ये जो पार्ट है उस वेव का वो ट्रांसमिटेड हो गया सेकेंड मीडियम में, ठीक है। और इसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ET हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारे पास कुछ वेव है वो जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हुई है एट द सेम एंगल, ठीक है। जिस एंगल पे इंसिडेंट वेव आई थी उसी सेम एंगल पे कुछ जो वेव है वो रिफ्लेक्ट बैक हुई है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम ER कह देते हैं, और इस वेव को जो है हम R कह देते हैं, और जो ट्रांसमिटेड हुई उसको हम T कह देते हैं।
अब आप देखेंगे इन इक्वेशन में एक हमारे पास क्वांटिटी है के, मतलब कि वेव वेक्टर। तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पे वेव ट्रैवल करती हुई आ रही है उसका भी कोई ना कोई के जो है के आई मीन वेव वेक्टर होगा। तो हम जो हमारे पास फर्स्ट मीडिया उसके लिए हम कह देते हैं हमारे पास जो वेव वेक्टर है वो k1 है, और जो सेकंड मीडिया है उसके लिए हम कह देते हैं वेव वेक्टर k2 है। ठीक है, तो उम्मीद है इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी डायग्राम की मदद से जो अपनी इक्वेशंस बनानी है ये वाली, लेकिन हमने बनाने किस हिसाब से, हमने इंसिडेंट के लिए, रिफ्लेक्टेड के लिए और ट्रांसमिटेड के लिए। ठीक है, यहाँ डायग्राम में मैंने जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो है वो रिप्रेजेंट किया है। वो क्यों? क्योंकि जो हम मैग्नेटिक फील्ड भी लिखते हैं तो उसको भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट कर देना, इस वजह से। ठीक है, तो हम अपनी इक्वेशंस लिख लेते हैं। कुछ इक्वेशंस किस तरह से आएंगी हमारे पास, देखें। जो पहले इस साइड पे मैं लिखूंगी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इस साइड पे मैं लिखूंगी मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंसिडेंट वेव के लिए लिखेंगे। तो हमारे पास जो ई आई, ठीक है, आई फॉर इंसिडेंट इक्वल आ जाएगा ई आई एम ई की पावर के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पे जो के है इसको हमने सिंपल के नहीं लिखना बल्कि हमने इसको k1 लिखना है। ठीक है, अब हम लिखेंगे रिफ्लेक्टेड के लिए। तो ई आर इज इक्वल टू ई आर एम ई की पावर k1 x माइनस ओमेगा टी। देखें, रिफ्लेक्टेड और जो इंसिडेंट है उन दोनों के लिए जो हमारे पास वेव वेक्टर है वो सेम आया। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इंसिडेंट और जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव है दोनों सेम मीडिया के अंदर। ठीक है, थर्ड हम इक्वेशन लिखेंगे ट्रांसमिटेड के लिए। तो ई टी जो है वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास ई टी एम ई की पावर। अब यहाँ पे जो वेव वेक्टर होगा वो 2 आएगा क्योंकि जो ट्रांसमिटेड वेव है वो सेकंड मीडिया के अंदर है। ठीक है, अब सिमिलरली हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो हमारे पास जो इंसिडेंट के लिए आएगी मैग्नेटिक फील्ड की वो बी आई इज इक्वल टू बी आई एम भी लिख सकते हैं, या बी की जगह जो है हम 1/v ई एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ में ई k1 x माइनस ओमेगा टी। ठीक है, इसी तरह मैं लिखती हूँ रिफ्लेक्टेड के लिए। अब मैं बी एम ने लिख रही, अब मैं जो है वो 1/v लिखूँगी। तो जब हम यहाँ पे इंसिडेंट में कन्वर्ट करेंगे ना उसमें v की फॉर्म में, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, तो इस बी आई एम की जगह जो है आएगा हमारे पास 1/v1 ई आई एम। ठीक है, v1 क्योंकि हम फर्स्ट मीडिया की बात करें तो उसमें जो वेलोसिटी होगी वो v1 होगी। अब हम रिफ्लेक्टेड की बात करें तो सेम रिफ्लेक्टेड और जो इंसिडेंट है वो सेम हमारे पास डायरेक्शन में होते हैं। और यहाँ पे जो है हमारे पास आ जाएगा ई आर एम ए की पावर के एक्स माइनस ओमेगा टी। k1 आएगा यूनिट वेक्टर वेव वेक्टर। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड की रिफ्लेक्टेड के लिए जो रिफ्लेक्टेड वेव के लिए इक्वेशन लिखनी है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन। और इसी तरह इसके लिए आ जाएगा हमारे पास 1/v2। ट्रांसमिटेड की बात कर रहे हैं तो दूसरे मीडिया में है तो दूसरे मीडिया के लिए जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी और वेव वेक्टर भी जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये हमने इक्वेशंस जो हैं वो लिख ली हैं। इन्हीं हमारी जो मेन कंसर्न है वो इन इक्वेशंस के साथ है, इन्हीं को लेते हुए हमने जो है फर्दर सॉल्व करना होता है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने जो ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट की बात करनी है वो हम बाउंड्री के लिए बात करते हैं, तो फिर उसके लिए जाहिर सी बात है हम जो है वो बाउंड्री कंडीशंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। बाउंड्री कंडीशंस हम लिख लेते हैं इसके लिए। अच्छा, बाउंड्री कंडीशंस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और जो हैं हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स उनके लिए हमने जो है इक्वेशंस लिखनी होती हैं। ठीक है, तो दो हमारे पास कंपोनेंट आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसी तरह दो आएंगे मैग्नेटिक फील्ड के, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर दोनों के लिए। तो हमारे पास टोटल जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो 4 होंगी। ठीक है, वो कौन कौन सी होंगी वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो जो है हम अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट की, तो हमारे पास एप्सिलॉन 1 ई परपेंडिकुलर। ठीक है,
ये हम बात करें फर्स्ट मीडिया के लिए, ऐसा करते हैं कि E1 नीचे लिख लेते हैं परपेंडिकुलर ऊपर, ठीक है, इज इक्वल टू एप्सिलॉन टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेकंड मीडिया, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इसको, हम जो है वो बाउंड्री कंडीशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अगर हम सेकंड की बात करें तो जो हमारे पास पैरेलल कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो ऐसे ही एक दूसरे के इक्वल होते हैं, उसके साथ कोई भी जो है वो एक अलग से क्वांटिटी नहीं आएगी, लेकिन परपेंडिकुलर में आएगी, ठीक है। हमारे पास तो थर्ड है बाउंड्री कंडीशन, वो हम जो है वो पैरेलल कंपोनेंट लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के, तो इसमें 1/μ1 B1 पैरेलल इज इक्वल टू 1/μ2 B2 पैरेलल, ठीक है। अब फोर बाउंड्री कंडीशन लिखते हैं तो उसमें जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे वो ऐसे ही एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे सिंपली। अच्छा, इसमें आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है हमेशा कि जब हम सिंपली इक्वल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स को, तो वो पैरेलल होते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और मतलब ये दोनों फील्ड जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, सॉरी ऑपोजिट हैं। हमने जब नॉर्मल इंसिडेंट की बात करनी है ना, तो नॉर्मल इंसिडेंट के लिए जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस काम करेंगी या जो बाउंड्री कंडीशन यूज़ होंगी वो जस्ट दो होंगी, कौन सी, सेकंड एंड थर्ड। अब ये क्यों होंगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल कंपोनेंट हैं। मैं आपको एक दफ़ा डायग्राम दोबारा दिखाती हूँ, देखें ज़रा। हम नॉर्मल इंसिडेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पे भी जो है कोई भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो है नहीं हमारे पास, ना इलेक्ट्रिक फील्ड का ना मैग्नेटिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हमारे पास पैरेलल कंपोनेंट है, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का भी हमारे पास जो है वो पैरेलल कंपोनेंट है। तो इसलिए हमारे पास जो बाउंडिंग कंडीशंस हैं वो सिर्फ सेकेंड और थर्ड वाली जो काम करेगी। किसके लिए ये दोनों होंगी हमारे पास, फॉर नॉर्मल इंसिडेंट, ठीक है। अब हमने जो है ये जो इक्वेशंस बनाई हैं इन्हीं को लेते हुए अपनी सेकंड एंड थर्ड जो है बाउंड्री कंडीशन वो सॉल्व कर लेनी है। सबसे पहले जो है मैं सेकंड के लिए करूँगी, फॉर सेकंड बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। अब देखें सेकंड में हमारे पास क्या है कि जो फर्स्ट मीडिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल होगी सेकंड मीडिया के इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास जो है वो फर्स्ट जो मीडिया उसमें इंसिडेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी और रिफ्लेक्टेड भी आएगी, ठीक है, और इक्वल होगी ट्रांसमिटेड के। इसमें जो हमने सिंपली ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो इंसर्ट करनी है। तो ई आई की जगह हमारे पास आ जाएगा EIM e⁻k1x - ωt प्लस ERM e⁻k1x - ωt इज इक्वल टू ETM e⁻k2x - ωt। आपने ये जो वेव वेक्टर हम लिख रहे हैं ना, इसका ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वो किस तरह से, सबसे पहले तो जो है हम लेफ़्ट हैंड साइड से जो एक्सपोनेंट वाली टर्म है इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो e⁻k1x - ωt ये मैंने कॉमन ले लिया, और EIM प्लस ERM इज इक्वल टू ETM एक्सपोनेंट k2x - ωt, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हमने अपनी इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, हमें उसके लिए एक अप्रॉक्सीमेशन जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम एक अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। वो अप्रॉक्सीमेशन क्या है, वो अप्रॉक्सीमेशन ये है कि हमारे पास हम बात कर रहे हैं लीनियर मीडिया के लिए, ठीक है। तो फॉर लीनियर मीडिया हमारे पास जो वेव वेक्टर है k1 ये अप्रोच करता है k2 को, मतलब कि जब हम लीनियर मीडिया की बात करते हैं तो हमारे पास जो वेव वेक्टर हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। k1 जो है वो k2 के इक्वल है। तो ये जो हमने ऊपर इक्वेशन बनाई है यहाँ पे हम k1 की जगह k2 कर देते हैं, तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट की टर्म है वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। ये k1 जो है k2 हो जाएगा। मैं यहाँ से डायरेक्ट थोड़ा सा सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। ये कट आउट हो जाएंगे। हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी EIM प्लस ERM इज इक्वल टू ETM। इसको जो है हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आ गई है। अब हमने बात करनी है हमने सेकंड बाउंड्री कंडीशन तो सॉल्व कर लिया, अब हमने थर्ड बाउंड्री कंडीशन के लिए करना है, ठीक है। तो फॉर थर्ड बाउंड्री कंडीशन
थर्ड बाउंड्री कंडीशन में क्या चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट आएगी, ये यहाँ पे μ1 भी आ जाएगा। तो मैं फर्स्ट के लिए इसके लिए लिखती हूँ μ1 बी इंसिडेंट, ठीक है, देन प्लस 1/μ1 बी रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू हमारे पास सॉरी यहाँ पे μ2 नहीं आएगा, μ1 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/μ2 बी ट्रांसमिटेड, ठीक है। ये मैंने जो है वो बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिख ली। अब हम इसको जो है इसके अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करके तो सॉल्व कर लेंगे। देखें, मैं ऐसा करती हूँ कि वैल्यूज़ इंसर्ट करने से पहले ही जो 1/μ1 है उसको कॉमन ले लेती हूँ। तो 1/μ1 है यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ जाएगा। बी इंसिडेंट की जगह जो है हम लिखेंगे 1/v1, ठीक है, और EIM। अब यहाँ पे अपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, किस चीज़ का, माइनस साइन का। यहाँ पे जो है वो नेगेटिव साइन आएगा रिफ्लेक्टेड के लिए। तो 1/v1 ERM इज इक्वल टू 1/μ2 1/v2, ठीक है, और साथ में आएगा यहाँ पे ETM, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं लिखी, क्या नहीं मैंने लिखी, मैंने एक्सपोनेंट वाली जो टर्म है वो नहीं लिखी जैसे हमने इसमें लिखी थी, तो वो आपने ज़रूर लिखनी है, ठीक है। और लिखने के बाद आपने दोबारा से यही अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करनी है लीनियर मीडिया के अकॉर्डिंग, और देन इसको कैंसिल आउट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है एक्सपोनेंट वाली टर्म लिख ही नहीं रही, ठीक है, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, लेकिन आपने जो है इसको लिखना है लाजमी। अब हम क्या करते हैं, हम इस साइड से जो है वो v1 भी कॉमन ले लेते हैं। तो 1/v1 EIM माइनस ERM इज इक्वल टू 1/μ2 v2 ETM, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये जो μ1 v1 है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास EIM जो है वो माइनस ERM जो है वो इक्वल आ जाएगा μ1 v1 ओवर μ2 v2 ETM। अब यहाँ पे एक हमने छोटी सी सब्स्टिट्यूशन करनी है। वो सब्स्टिट्यूशन क्या है हमारे पास, वो ये है कि जो हमारे पास μ1 v1 ओवर μ2 v2 है, ये बीटा के इक्वल है। इसको हमने जो है एक और कांस्टेंट का नेम दे दिया, क्योंकि ये सारी क्वांटिटीज़ जो हैं वो कांस्टेंट हैं, तो इसको जो है हम बीटा कह देते हैं। अगर हम जो है वो बात करें मोस्ट मीडिया के लिए, मतलब जो जितने भी ज़्यादातर हमारे पास वो मीडियाज़ जिनके अंदर जो EM वेव है वो प्रोपागेट करती है, उन सारे मीडियाज़ के लिए हमारे पास जो μ1 है वो इक्वल हो जाता है μ2 के फॉर मोस्ट मीडियाज़, ठीक है। तो यहाँ पे μ1 और μ2 इक्वल होके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो बीटा होगा वो इक्वल आ जाएगा v1 ओवर v2 के, ठीक है, क्लियर इतना। इसके अलावा जो v1 और v2 को बीटा जो है इसको हम और किस टर्म में लिख सकते हैं, हमें जैसा कि हमें पता है एज जो हमारे पास n है वो इक्वल होता है c ओवर v के। अगर यहाँ से हम v की वैल्यू निकालें तो हमारे पास v जो है वो इक्वल आ जाएगा c ओवर n के, ठीक है। तो अगर हम v1 और v2 लिखें तो v1 जो है वो c ओवर n1 और जो v2 है वो c ओवर n2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे करें v1 और v2 की जगह, तो हमारे पास जो बीटा है वो क्या आ जाएगा, बीटा की जो हमारे पास वैल्यू हो आ जाएगी v1 ओवर v2 इज इक्वल टू n2 ओवर n1, ठीक है। तो जो बीटा है वो n2 ओवर n1 के इक्वल भी है। यहाँ पे n1 और n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि हमने स्टार्ट में बात की थी कि n1 फॉर फर्स्ट मीडिया एंड n2 फॉर सेकंड मीडिया। अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे जो एक इक्वेशन बनाई थी, हमने जिसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था, ठीक है, ये हमने अभी इक्वेशन बनाई थी 1, और जो हमने अभी एक इक्वेशन बनाई है उसको हम जो है वो इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देते हैं, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। इसको जो हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, और जिसको हमने बीटा लिखा था इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, उसको हम जो है इक्वेशन नंबर 3 में देखें। ये जो हमारे पास एक है क्वांटिटी, इसको हम बीटा कह देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 है वो इक्वल आ जाएगी EIM माइनस ERM इज इक्वल टू बीटा ETM, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। तो
अब हमने करना क्या है जी, अब हमने जो है वो ऐड करना है इन दोनों इक्वेशंस को जो हमने अभी अभी बनाई हैं, ठीक है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, मतलब जो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर जो 1 है हमारे पास, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 1 को जो है हमने ऐड अप कर लेना है। ये देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4, ये मैं इस तरह से ले आती हूँ आपके सामने। ये देखें 1 और 4, तो इसमें देखें जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये ERM जो है वो प्लस साइन के साथ और ये नेगेटिव साइन के साथ, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। EIM और EIM जो है वो ऐड अप होकर 2EIM हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं लिख देती हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 and 4 वी गेट, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ थोड़ा सा। और दूसरी साइड पे देखिए हमारे पास इक्वल टू ETM प्लस बीटा ETM, ठीक है। ये हमारे पास जो है इक्वेशन बन गई। इसमें हम क्या करते हैं कि जो राइट हैंड साइड है वहाँ से ETM जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो EIM इज इक्वल टू ETM कॉमन लिया तो 1 प्लस बीटा, तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन बन गई। अब हम यहाँ से EIM की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो EIM जो है वो इक्वल आ जाएगा सॉरी हमने EIM नहीं ETM की वैल्यू निकाली, मतलब हम ये जो ट्रांसमिटेड है ना उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ETM जो है वो क्या आ जाएगा, ये 2 और 1 प्लस बीटा जो है वो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और साथ में जो है वो EIM इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो ETM की वैल्यू आ गई। इसको जो है हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 5 आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ETM की वैल्यू तो निकाल लिया, तो अब हमने जो है वो ERM की वैल्यू निकाली। वो किस तरह से, जो हमारे पास ETM की वैल्यू आई है इसको हम जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ये देखें ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, तो ये हमारे पास ETM की वैल्यू होगी जो कि हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो हमारे पास जो है ये किस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे हमने पुट करनी है, तो EIM एज इट इज़ प्लस ERM, ETM की जगह क्या आएगा जो हमने अभी अभी इक्वेशन नंबर 5 निकाली थी, 2/1 प्लस बीटा इंटू EIM, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ERM हमने वैल्यू ERM की निकालनी है, तो हम EIM को साइड पे ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ERM इक्वल आ जाएगा 2/1 प्लस बीटा EIM माइनस EIM, तो यहाँ से हम EIM जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा EIM 2/1 प्लस बीटा, ठीक है। सॉरी 2/1 प्लस बीटा माइनस 1, क्योंकि हम EIM कॉमन लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 6 बन गई है। हमने बेसिकली जो है रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, तो उन दोनों के लिए हमें ERM और ETM की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हमने जो है पहले ERM और ETM की जो है वैल्यू वो कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। अब हमने जो है कैलकुलेट करना है रेशोज़ को, आई मीन रेशोज़ से क्या मुराद है, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट। तो रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट को हम R से डिनोट करेंगे और ट्रांसमिटेड जो कोफिशिएंट है उसको हम T से डिनोट करेंगे। तो R जो है वो हमारे पास इक्वल होता है IR ओवर II, यहाँ पे I से मुराद इंटेंसिटी है, ठीक है। तो ये इक्वल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर्स के, ठीक है। इस तरह ट्रांसमिटेड के लिए IT ओवर II इज इक्वल टू ETM स्क्वायर ओवर EIM स्क्वायर। अब हमने सिंपली करना क्या है कि अभी जो हमने इक्वेशन नंबर 5 और 6 निकाल ली है, मतलब हमने ETM और ERM की वैल्यू जो निकाली इसका स्क्वायर लेके ERM की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट आ जाएगा, और ETM स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट R जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ERM स्क्वायर की जगह जो हम वैल्यू पुट करेंगे तो EIM स्क्वायर 2/1 प्लस बीटा माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो है वो आ जाएगा यहाँ पे देखें EIM स्क्वायर, तो ये सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो R है वो इक्वल आ जाएगा 2/1 प्लस बीटा माइनस 1 होल स्क्वायर।
इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। किस तरह से, इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस बीटा 2 माइनस 1 प्लस बीटा, ठीक है, और होल का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 2 माइनस 1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ से 2 माइनस 1 जो है वो 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा होल स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट आ गया। अब हमने इसी तरह जो सेम है वो रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। हमने जो इक्वेशन नंबर 5 बनाई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ETM जो है वो 2 ओवर 1 प्लस बीटा EIM के इक्वल है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 5 है मैं रीराइट कर लेती हूँ ताकि हमें जो है वो सॉल्व करने में आसानी रहे। ETM जो इक्वल है वो 2 ओवर 1 प्लस बीटा इंटू EIM के इक्वल है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट के लिए, तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा ETM का स्क्वायर लेना है, सारी टर्म का स्क्वायर लेके हम लिखेंगे। तो 2 का अगर हम स्क्वायर करें तो 4 ओवर 1 प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है, और EIM स्क्वायर, और डिवाइड करेंगे EIM स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ट्रांसमिटेड जो कोफिशिएंट है वो 4 ओवर 1 प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। तो ये था हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।